बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार और फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिविजनल एजुकेशनल ऑफिसर BPSC 17 SDUO का पेपर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट विच वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 2025। तो आज हम इस पेपर के जो है वो दो पोर्शन है, एक इंग्लिश पोर्शन है और एक जो है वो पेडागोजी का पोर्शन है। पेडागोजी का पोर्शन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इंग्लिश का पोर्शन जो है प्रोफेसर चांद अकील आपसे डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो है वो 45 MCQs पे मुश्तमिल है और जिसमें जो है वो 25 MCQs जो है वो पेडागोजी पोर्शन से रिलेटेड है और 20 जो MCQs हैं वो इंग्लिश पोर्शन से रिलेटेड हैं। तो हम चलते हैं, पेडागोजी का जो पोर्शन है 25 MCQs पे मुश्तमिल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQs है द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर एंड मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, एस्टिमेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होती है? इवैल्यूएशन मींस द वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जिसमें आप स्टूडेंट्स की जो है वो परफॉर्मेंस चेक करते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स और एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इवैल्यूएशन है। MCQ नंबर 2 है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर। Option A, a student performance against a set standard, the average performance of a group, the teacher's teaching method, the number of students in class। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं ये टाइप ऑफ टेस्ट है जो कि इसमें दो जो है वो इसके आंसर्स हैं। एक तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है और एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को देखते हुए जो है वो हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जबकि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें जो है वो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से चेक किया जाता है कि उसने कितने मार्क्स लिए हैं और इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, उनको आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहां पे जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उसका करेक्ट आंसर बनता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस आप चेक कर रहे हैं अगेंस्ट ए सेट क्राइटेरिया, अगेंस्ट ए सेट स्टैंडर्ड। MCQ नंबर 3 है हमारा द लॉ ऑफ अफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक, BF स्किनर, जॉन डेवी और पेवलोव। तो जो लॉ ऑफ अफेक्ट है इसको पेश किया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसके लॉज ऑफ लर्निंग के 3 जो है वो लॉज एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट लॉ द लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ अफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम इसका बात करेंगे लॉ ऑफ अफेक्ट क्या होता है। लॉ ऑफ अफेक्ट बात करता है बिहेवियर के बारे में कि जो बिहेवियर बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। जब आप किसी को रिवार्ड देंगे तो रिवार्ड की वजह से वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन अगर जो बिहेवियर में नेगेटिविटी होगी तो वो बिहेवियर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये जो है वो लॉ ऑफ अफेक्ट है जिसको एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पेश किया था। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। MCQ नंबर 4 है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जीन पियाजे, BF स्किनर, जॉन डेवी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इनको कंसीडर किया जाता है क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पे काफ़ी काम किया है और एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पे इनका काफ़ी वर्क है। इसके अलावा एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है वो लॉज ऑफ लर्निंग भी पेश किए हैं। लॉज ऑफ लर्निंग में जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लॉ ऑफ अफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। MCQ नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट। ऑप्शन ए है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन बी है एस्टीम नीड्स, ऑप्शन सी जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और ऑप्शन डी है हमारे पास सेफ्टी नीड्स। इसमें जो मैस्लो की जो थ्योरी थी उसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स में जो है वो इसकी 5 जो है वो स्टेजेस हैं और 2 जो है वो इन्होंने लेवल्स बयान किए हैं मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने। उसमें जो अगर हम बात करें इनके जो है वो लेवल्स की तो इसमें 2 लेवल्स थे। एक जो है वो इसका बेसिक लेवल है और एक जो है वो इसका ग्रोथ लेवल है।
जो बेसिक लेवल है उसमें जो है वो 4 स्टेजेस आती हैं, जिसमें पहली जो स्टेज है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें जो है वो बेसिक नीड्स आ जाती हैं जैसे फूड, वाटर, ईटीसी। और अगर हम बात करते हैं सेफ्टी नीड्स की, सेफ्टी नीड्स जो है वो सेकेंडरी नीड्स दूसरे नंबर पे आते हैं। इसकी दूसरी जो है वो स्टेज है, इसमें जो है वो उसकी सेफ्टी आ जाएगी और शेल्टर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है उसको हम कहते हैं लिविंग और सोशल नीड्स। तो इसमें जो है वो फ्रेंडशिप, लविंग, ये सारी जो चीजें जो है वो इसमें थर्ड स्टेज में जो है वो आ जाती हैं। इसके बाद जो है फोर्थ स्टेज है वो है एस्टीम नीड्स की, और इसकी लास्ट जो स्टेज है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि ग्रोथ नीड्स में आती है। जो फर्स्ट 4 स्टेजेस हैं वो जो है वो बेसिक नीड्स में आती हैं, और जो लास्ट स्टेज है जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती है, ग्रोथ नीड्स इसको हम कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, द पोर्टफोलियो असेसमेंट इंक्लूड्स ओनली टेस्ट स्कोर, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, अ सिंगल फाइनल एग्जाम रिजल्ट, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जो है हमारा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का जितना भी हमारे पास एक टीचर के पास डाटा होता है, उसकी असाइनमेंट्स जो है वो इसमें शामिल होती हैं, और इसके अलावा इसके प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं। जितना भी स्टूडेंट ने काम किया होता है वो सारे का सारा जो है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट उसके पोर्टफोलियो में शामिल होता है। तो ये क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम। एक स्टूडेंट ने जितना भी काम किया है उसकी जो कलेक्शन है वर्क की, वो सारी की सारी इसमें शामिल होती है। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का जो मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग एक शॉर्ट पीरियड है टीचिंग का, जो 5 to 10 मिनट्स का होता है। 5 to 10 मिनट्स में जो है वो टीचर एक्सप्लेन करता है क्लास को कोई भी टॉपिक। और जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो पेश किया गया था 1960 में। तो जो माइक्रो टीचिंग है उसमें हम क्या करते हैं? प्रैक्टिसाइजिंग ए टीचिंग स्किल्स इन कंट्रोल्ड सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग में जो है वो प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल्स की जो टीचर जो है वो एक्सप्लेन करता है टॉपिक को, और ये 5 to 10 मिनट्स का होता है। इसमें ज्यादा जो है वो ड्यूरेशन टीचिंग प्रोसेस का नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 8 है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर ऑप्शन ए स्टूडेंट अगेंस्ट अ फिक्स स्टैंडर्ड, अ टीचर परफॉर्मेंस विद स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अ ग्रुप, एंड ऑप्शन डी अ स्कूल विद बिजनेस। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये एक टाइप ऑफ टेस्ट है। टाइप ऑफ टेस्ट में जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन जो है वो 2 टाइप्स बनती हैं, एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है और एक है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? जिसमें आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए सेट क्राइटेरिया, अगेंस्ट ए सेट स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी क्राइटेरिया है, उसको मीट करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। जबकि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का वो है अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अ ग्रुप, जहां पे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से जो है वो कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक मैथ का टेस्ट कंडक्ट किया गया है, उसमें जो है वो देखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने मिसाल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन की। टीचर ने जो है वो मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है और 5 स्टूडेंट उसको सॉल्व करते हैं, और फिर देखा जाता है कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से कितने ज्यादा मार्क्स लिए हैं। आया कि उसने सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसमें वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कहां से वो मिस्टेक कर रहा है, क्या उसका बिल्कुल आंसर ठीक है, उसने मार्क्स कितने लिए हैं और जो दूसरा स्टूडेंट उसके मार्क्स कितने, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच करिकुलम डिजाइन मॉडल फोकसेस ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। ऐसा करिकुलम डिजाइन जो कि फोकस करता है स्टूडेंट की नीड्स पे, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे, कि स्टूडेंट पढ़ना क्या चाहता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है।
तो ये ऐसा जो करिकुलम डिजाइन है वो है लर्नर सेंटर डिजाइन। लर्नर सेंटर डिजाइन जो होता है इसको हम स्टूडेंट सेंटर डिजाइन भी कहते हैं। लर्नर सेंटर डिजाइन को स्टूडेंट सेंटर डिजाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट को जो है वो पावर होती है। स्टूडेंट के बारे में टीचर देखता है कि स्टूडेंट पढ़ना क्या चाहता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विच करिकुलम डिजाइन फोकसेस ऑन स्टूडेंट नीड्स ऑन इंटरेस्ट, तो ये हमारा आंसर बनता है लर्नर सेंटर डिजाइन, जो कि हमें बताता है कि स्टूडेंट की विल क्या है। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए जीन पियाजेट, ऑप्शन बी जॉन ड्यूई, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर, ऑप्शन डी लीव विगोट्स्की। तो ये स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लीव विगोट्स्की। तो जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये लीव जो है वो लीव विगोट्स्की ने पेश किया था। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी ZPD, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसमें जो है वो स्कैफोल्डिंग को उन्होंने एक टर्म को एक्सप्लेन किया था। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि आप जो है वो स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं कोई भी टास्क को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो राइटिंग में उसको प्रॉब्लम आती है, वो लिख नहीं पाता, तो टीचर क्या करता है, टीचर उसका हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखाता है। उससे क्या होती है, स्टूडेंट को सपोर्ट मिलती है और स्टूडेंट जो है वो लिखना सीख जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीचर क्या करता है, जो वो सपोर्ट दे रहा होता है उस सपोर्ट को वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है। जैसे ही वो सपोर्ट को डिक्रीज करता है तो स्टूडेंट जो है वो एक डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ सफर करता है, वो खुद से चीजों को करना शुरू कर देता है। तो स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन इज अ कॉन्सेप्ट जिसको इंट्रोड्यूस किया था लीव विगोट्स्की ने। उसके बाद हम आते हैं द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेस्ट रिजल्ट्स टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग इज नोन एज। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिजल्ट्स जो है वो हम उसको इंप्रूव करने के लिए इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग, और जो हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है हमारी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोग्राम में कोर्स में हमने पढ़ा होता है उसको जो है वो हम असेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। और जो हमारी जिसमें टेस्ट रिजल्ट्स में हम टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए जो है वो हम करते हैं वो होती है असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होती है। और जो समेटिव असेसमेंट होती है वो आफ्टर दी जो है वो इंस्ट्रक्शन होती है। MCQs नंबर 12 है अ टीचर हु फोकसेस ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन इन क्लास इज यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो एक टीचर जो है वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन में जो यूज करता है वो यूज करता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है इनमें, और उनकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है रियल लाइफ कम्युनिकेशन इन क्लास, अ टीचर यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 13, द टर्म स्कीमा इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी रेफर्स टू अ मेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, अ मेथड ऑफ टीचिंग, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंग्स और वेज ऑफ थिंकिंग। एक शख्स जो है वो सोचता कैसा है, उसके सोचने का जो तरीकाकार है वो क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्कीमा में आती हैं। तो इसको हम कहते हैं मेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी मालूमात को अंडरस्टैंड करने का उसका तरीका क्या है, तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो ए मेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, अ टीचर हु फोकसेस ऑन रियल लाइफ। ये हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी। एमसीक्यूज नंबर 15, विच लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर जो है उनके साथ कौन सी थ्योरी को एसोसिएट किया जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग को, क्लासिकल कंडीशनिंग को, सोशल लर्निंग थ्योरी को, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसको एसोसिएट किया जाता है स्किनर की थ्योरी के साथ, क्योंकि स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग को पेश किया था। उसमें क्या होता है, ए बिहेवियर इज चेंज थ्रू इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट के थ्रू जो है वो बिहेवियर में जो भी तब्दीली आती है उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके अलावा इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके भी एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इसको जो है वो आयन पावलोव ने पेश किया था, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और जो अगर हम बात करें सोशल लर्निंग थ्योरी को, तो सोशल लर्निंग थ्योरी को पेश किया था बंडूरा ने, जहां पे आप इमिटेशन के जरिए से सीखते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसको देखते हुए आपके एक्शंस होते हैं। इसको हम जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। थ्रू इमिटेशन, थ्रू मॉडलिंग जो है वो आप इसमें सीखते हैं। अगर हम बात कर लेते थे क्लासिकल कंडीशनिंग की, उसको पेश किया था पावलोव ने। ये भी पेपर में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है वो एक रशियन जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को जीन पियाजे ने पेश किया था। इन्होंने जो है वो 4 स्टेजेस जो है वो अपनी थ्योरी में पेश की थी। जो पहली स्टेज थी उनकी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी जो थी वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो 4th स्टेज थी वो थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एमसीक्यूज नंबर 16 है, ए वैलिड टेस्ट मेजर्स एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड। ऑप्शन बी, व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। ऑप्शन सी, स्टूडेंट हाइट एंड वेट, एंड द 4th ऑप्शन इज द पॉपुलैरिटी ऑफ ए टीचर। तो जो वैलिड टेस्ट होता है, व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, वैलिडिटी की डेफिनेशन ये है कि जिस मकसद के लिए टेस्ट को बनाया गया है, आया कि वो मकसद पूरा कर रहा है। अगर तो वो मकसद पूरा कर रहा है, जिसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, इट मीन टू से द टेस्ट इज वैलिड। लेकिन अगर जिस मकसद के लिए आपने टेस्ट को डिजाइन किया, अगर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, इट मीन टू से दैट टेस्ट इज नॉट वैलिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। जिस मकसद के लिए हमने टेस्ट को डिजाइन किया है वो मकसद हमारा पूरा हो रहा है। एमसीक्यूज नंबर 17 है, ए टेस्ट इज कंसीडर रिलायबल इफ इट इज प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम, गिव्स डिफरेंट रिजल्ट्स ईच टाइम, इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट, मेजर्स मल्टीपल स्किल्स एट वंस। तो जो रिलायबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको रिलायबिलिटी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर, के टेस्ट का जो रिजल्ट है उसमें कंसिस्टेंसी है, टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो सेम जो है वो आपको ओवर टाइम मिल रहे हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम, रिलायबिलिटी के बारे में। एमसीक्यूज नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगन्स। समेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ऑथेंटिक असेसमेंट है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो पहली काइंड है उसमें जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टीचर जो है वो स्टूडेंट से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। तो लेकिन जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है ये बिफोर द इंस्ट्रक्शन होती है, स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को चेक करने के लिए, उनकी जो है वो प्रॉब्लम को चेक करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, दैट इज आइडेंटिफाई द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रिगार्डिंग ए प्रोग्राम, रिगार्डिंग ए टॉपिक, जो जिस चीज के बारे में आप उसको असेस करने जा रहे हैं।
एमसीक्यूज नंबर 19 है, जीन पियाजे थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए मॉरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी सोशल लर्निंग, ऑप्शन सी लैंग्वेज एक्विजिशन, ऑप्शन डी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें जो है उन्होंने 4 स्टेजेस को बयान किया था। पहली सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 ईयर्स पे होती है, इन्फेंसी स्टेज होती है इसमें, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 to 7 ईयर्स होती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो स्टेज आती है वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 to 11 ईयर्स होती है, और लास्ट जो स्टेज होती है वो इसमें होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 12 ईयर्स के बाद जितनी भी स्टेज होती है वो जो है उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में काउंट की जाती है। और जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो बेस करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, द वेज ऑफ थिंकिंग, पर्सन कैसे सोचता है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो मॉरली उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर बात की जाती है। एमसीक्यूज नंबर 20 है, तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स एंड वैल्यूज इज नोन एज मोटिवेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, नया आपने नॉलेज लिया है, स्किल्स सीखी हैं, तो इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली लर्निंग के साथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लर्निंग है। एमसीक्यूज नंबर 20 है, द टर्म रूब्रिक रेफर्स टू ऑप्शन ए अ डिटेल्ड स्कोरिंग गाइड, a list of test question, a type of multiple choice question and analyzing performance। तो जो रूब्रिक होता है, सबसे पहले आपको रूब्रिक का पता होना चाहिए कि रूब्रिक्स क्या होती है। रूब्रिक जो है वो एक स्कोरिंग गाइड होती है जो कि टीचर को हेल्प आउट करती है कि उसने स्टूडेंट्स को स्कोर कैसे देना है, कैसे जो है वो मार्क्स करनी है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे एक क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, एक स्टूडेंट से जो है वो टीचर ने टेस्ट लिया है, तो उसमें जो है वो उसका सॉल्यूशन बताया गया होगा कि उसने पहला प्रोसेस जो है वो बिल्कुल करेक्ट किया तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा, दूसरा प्रोसेस उसने ठीक किया तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे, तीसरा उसका प्रोसेस ठीक है तो उसको 3 नंबर दिए जाएंगे, और ओवरऑल उसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि टीचर जो को उसको गाइड किया जाता है कि उसने स्टूडेंट्स को मार्क्स कैसे देने हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो रूब्रिक्स में होती है। एमसीक्यूज नंबर 22 है हमारा, विच एजुकेशनल फिलोसोफर एडवोकेटेड प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो जॉन ड्यूई है, जॉन ड्यूई ने जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पे जो है वो ज्यादा काम किया था। इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी है प्रोग्रेसिविज्म जो कि इन्होंने पेश किया है। इनके मुताबिक जो है वो किसी भी काम को जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आप उसको ज्यादा बेहतर तौर पे सीख सकेंगे। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन ड्यूई ने पेश किया था। उसके बाद आ जाता है एमसीक्यू नंबर 23, द टर्म एंड्रागोजी रेफर्स टू। जो टर्म एंड्रागोजी है वो किसके मुतालिक है? जो इसमें 2 टर्म्स यूज होती हैं। एक टर्म यूज होती है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी जो है वो अडल्ट्स की लर्निंग पे हम बात करते हैं, जबकि जो हमारी पेडागोजी होती है उसमें टीचिंग चिल्ड्रन के ऊपर बात करते हैं कि जो बच्चों को सिखाया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 24 है, एनसीटीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन बी स्कूल फाइनेंसेस, ऑप्शन सी डेवलपिंग टेक्स्ट बुक, ऑप्शन डी कंडक्टिंग स्टूडेंट एग्जाम। तो एनसीटीई क्या होता है? एनसीटीई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन क्या करती है? इज रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया। क्वालिटी टीचर को टीचिंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए जो है ये काउंसिल काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया। हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, which type of evaluation is conducted after a program is completed? option A formative evaluation, option B summative evaluation, diagnostic evaluation and placement evaluation। तो इसमें जो समेटिव इवैल्यूएशन है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम के एंड पे जो है वो की जाती है ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके, उनको ग्रेड्स दिए जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो है वो सेशन जो है वो जारी है। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के लिंक में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मजीद अच्छी वीडियो के लिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।